सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। लास्ट पार्ट में रिद्धि रिद्धि को पता चल जाता है कि जो वो जिसका ऑपरेशन करने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी होते हैं। और इधर आर्य को भी पता चल जाता है कि जिसने दादाजी का ऑपरेशन किया है वो रिद्धि ही है। तो अब इसके आगे आर्य डॉक्टर डिसूजा आर्य को बोलते हैं, मिस कपूर, जिस डॉक्टर ने आपके दादाजी का ऑपरेशन किया है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तभी आर्य बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे? अपने डॉक्टर से मिलना पेशेंट का राइट होता है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ मिस कपूर, लेकिन जब उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए बोला है तो इसमें हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। जिस पर आर्य कहती है, लेकिन अगर हमें दादाजी के हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम किससे लेंगे? जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कह सकती हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आपको उनसे नहीं मिलवा सकता। ये कहकर डॉक्टर डिसूजा जाने लगते हैं। तभी आर्य रिद्धि के केबिन के पास आती है और थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है, डॉक्टर डिसूजा, आपके हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर रिद्धि कपूर है। अपनी आइडेंटिटी हमारे सामने डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहती हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आर्य की आवाज़ रिद्धि को साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि आर्य जानबूझकर रिद्धि के केबिन के पास आकर बोल रही थी। आर्य की आवाज़ सुनकर रिद्धि का मन करता है कि वो अभी जाकर आर्य को गले लगा लें। अभी आर्य डॉक्टर डिसूजा से और भी कुछ कहती, इतने में उसका फ़ोन रिंग करता है। तो डॉक्टर डिसूजा आर्य को एक्सक्यूज़ मी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और आर्य कॉरिडोर में खड़ी रहती है। वो रिद्धि के कैबिन के दरवाजे के पास आई, जिस पर डॉक्टर रिद्धि कपूर के नाम का नेम प्लेट लगा हुआ था। उसे देखकर आर्य की आंखों में नमी आ जाती है। वो बड़े ही प्यार से उस नेम प्लेट पर हाथ फेरती है और धीरे से बोलती है, आई लव यू मिसेस कपूर एंड आई प्राउड ऑफ यू। मैं ये जानकर बेहद खुश हूँ कि तुमने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। और ये बोलकर वो एक बार रिद्धि के नेम प्लेट को चूम लेती है। उसे ऐसा करते देखकर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और रिद्धि के कलीग्स सब लोग वहाँ पे खड़े थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन आर्य इन सब बातों से बेखबर कि इस भीड़ में माहिरा भी खुद को आर्य के यहाँ होने का यकीन दिला रही होती है कि आर्य यहाँ आ चुकी है। थोड़ी देर के बाद आर्य वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही माहिरा रिद्धि के केबिन के अंदर आती है तो देखती है कि रिद्धि अपनी चेयर के सामने टेबल पर सर लगाए रो रही थी। माहिरा रिद्धि को इस तरह से रोता देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से रिद्धि के पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। रिद्धि को जब ये महसूस होता है कि उसके पास कोई है तो वो अपनी गर्दन उठाकर देखती है और माहिरा को अपने सामने पाकर वो उसके कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेती है और उसके पेट पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। माहिरा से रिद्धि का ये हाल देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी खुद को मजबूत करके अनजान बनते हुए उससे कहती है, क्या हुआ रिद्धि, तू क्यों रो रही है? जिस पर रिद्धि बोलती है, माहिरा आर्य यहाँ आ चुकी है। माहिरा उसके ये कहने पर चौंकने की एक्टिंग करती है तो रिद्धि अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है और हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ माहिरा, आर्य यहाँ आ चुकी है और उसे ये भी पता चल चुका है कि मैं यहीं पे हूँ। तो माहिरा बोलती है, लेकिन आर्य यहाँ कैसे आई? जिस पर रिद्धि उसे देखते हुए अपनी नज़रें चुराने लगती है और कहती है, वो मैंने तुझे नहीं बताया कि डॉक्टर डिसूजा ने जिस पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए मुझे वहाँ से यहाँ बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी ही हैं। माहिरा बोलती है, मतलब
तो यहाँ पर दादाजी का ऑपरेशन करने आई है। जिस पर रिद्धि बोलती है हाँ। तो माहिरा बोलती है फिर तो यहाँ पूरी फैमिली होगी, इसका मतलब नेहा भी। जिस पर रिद्धि कहती है नहीं, सब लोग नहीं है, सिर्फ ईशान, आर्य और दादी माई है। तो माहिरा पूछती है तो क्या तू उनमें से किसी से मिली? जिस पर ऋतिक बोलती है नहीं, और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, इस नाते मैंने दादाजी का ऑपरेशन किया है। जिस पर माहिरा बोलती है और ऐसा करने के लिए तूने हॉस्पिटल वालों से कहा था? जिस पर रित्या पर सर नीचे झुकाते हुए कहती है हाँ, मैंने ये बोला था कि मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता चले। जिस पर माहिरा बोलती है तो तू चाहती क्या है? अब तू यूं छुप छुप कर रहने का इरादा है क्या तेरा? जिस पर रिद्धि बोलती है नहीं मायरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे अब जान चुकी है कि मैं यहीं पे हूँ। तो मायरा कहती है तो उसे जानने का पूरा हक भी होता है, तो ज़्यादा दिन तक उसे छुप नहीं पाएगी। जिस पर रिद्धि हैरानी से मायरा को देखती और कहती है तो कहना क्या चाहती है? जिस पर मायरा कहती है देख, तू आर्य को माफ़ कर दे और भूल जा जो कुछ भी हुआ था। तो रिद्धि बोलती है मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ मायरा, लेकिन वो सब नहीं भूल सकती हूँ। जिस पर रिद्धि बोलती है एक बार ठंडे दिमाग से सोच और जिंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में सोच और उन सारी बातों को भूल जा। रिद्धि बोलती है हम दोनों अब कभी साथ नहीं। देख रिद्धि, तू अब पुरानी बातें भूल जा और उन सारी बातों को भूलकर तू आर्य को माफ़ कर दे। जिस पर रिद्धि कहती है शायद तो सही कह रही है, मुझे आर्य का सामना करना ही होगा। बहुत छुप कर रह ली मैं, अब और नहीं। मैं आर्य से नाराज़ हूँ और मैं उस पर अपनी नाराज़गी जताऊंगी भी। रिद्धि की बात सुनकर माहिरा उसे गले लगाती है और कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो जल्दी मिट जाएंगी। माहिरा और रिद्धि थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर माहिरा अपने कैबिन में चली जाती है और जाकर अपने पेशेंट के साथ बिजी हो जाती है। आज रिद्धि का कोई पेशेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपने कैबिन में अपना सर पकड़े बैठी हुई थी। उसके कानों में अब तक मायरा की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसने मायरा से कह तो दिया था कि अब वो आर्य के सामने आएगी, लेकिन ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर आर्य की कही हुई बातें उसे डराने के लिए काफ़ी थी। वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी, तो वो डॉक्टर डिसूजा को बोलकर हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाती है। इधर आर्य भी दादी माँ के पास आती है और उन दोनों को रिद्धि के बारे में बताती है, जिससे दादी माँ और ईशान बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जिससे दादी माँ बोलती है कि मुझे रिद्धि से मिलना है। जिस पर आर्य बोलती है अभी नहीं, अभी इसमें टाइम है दादी माँ। जिस पर दादी माँ भी मान जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दादाजी को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी, लेकिन उन्हें भी होश नहीं आया था। इधर रिद्धि आज हॉस्पिटल आई थी। वो बच्चों के वार्ड में जा रही थी और आर्य दादाजी के वार्ड की तरफ, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ते जाते हैं जिस तरफ रिद्धि जा रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये रिद्धि ही है, लेकिन वो बिना उसे देखे कंफर्म नहीं कर पा रही थी। इधर रिद्धि उसकी मौजूदगी से पूरी तरह अनजान एक एक करके बच्चों को चेक कर रही थी। इस वक्त एक नर्स भी उसके साथ थी जो एक एक करके बच्चों की फाइल उसे दे रही थी। रिद्धि का सारा ध्यान उन बच्चों पर था और वो चेक करने पर ही थी कि उनमें से कुछ बच्चे बेड पर लेटे हुए थे और कुछ बैठे हुए थे। आर्य जो कि अब दरवाजे पर खड़ी थी और उस नर्स की तरफ देखे जा रही थी जिसके पीछा करते हुए वो यहाँ तक आई थी, लेकिन अब तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो उसे बार बार देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। और इधर रिद्धि का पूरा ध्यान उन बच्चों पर था।
तभी वहाँ रिद्धि के पैर के नीचे कुछ आता है जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और आगे की तरफ गिरने लगती है। आर्य जो अब तक बेख्याली में खड़ी हुई थी वो दौड़ती हुई आती है और उसकी वेस्ट में हाथ डालकर उसे कस के पकड़ लेती है जिससे कि वो गिरने से बच जाती है और रिद्धि के बाल उसके फेस पर आ जाते हैं। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इस वक्त आर्य के हाथ सॉरी इस वक्त आर्य के हाथ उसके पेट पर थे और रिद्धि मुंह के बल हल्की सी झुकी हुई थी। उन दोनों को ही कुछ अजीब सा कुछ अपना सा एहसास हो रहा था। तभी आर्य की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोलती है। आर्य बोलती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आर्य की आवाज़ सुनकर रिद्धि एकदम से चौंक जाती है। आर्य के इतने करीब होने से उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। धड़कनों धड़कनें तो आर्य की भी तेज थी। उसके हाथ में भी कपकपाहट हो रही थी जिससे रिद्धि बखूबी महसूस कर पा रही थी। वो जल्दी से सीधी खड़ी होती और बिना मुड़े और बिना आर्य को चेहरा दिखाए आर्य का हाथ अपने पेट से हटा देती है। आर्य बोलती है, हेलो डॉक्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ठीक तो है ना? रिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन अब तक भी वो आर्य की तरफ नहीं मुड़ी थी। आर्य को यहाँ बार बार महसूस हो रहा था कि हो ना हो ये रिद्धि ही है, लेकिन उसने उसका फेस अब तक नहीं देखा था। रिद्धि वैसे ही खड़ी मनी मन बोलती है, मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती यार। जब तक दादाजी को होश नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। माना मैंने मायरा से वादा किया है कि अब मैं तुमसे और नहीं छिपूंगी, लेकिन मेरा और तुम्हारा सामना करने से पहले मैं एक बार दादाजी से बात करना चाहती हूँ। लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे सामने आना ठीक नहीं रहेगा। और फिर वो उसकी बात सुने बिना ही उसकी तरफ मुड़े बिना ही वार्ड से निकल जाती हैं, जबकि नर्स उसके पीछे पीछे मैम करती करती जाती है। वहीं आर्य को भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ हुआ क्या है। रिद्धि अपने वार्ड से निकल कर जल्दी से अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है कि सामने से आते हुए किसी शख्स से टकरा जाती है और गिरने को होती है कि वो शख्स जल्दी से खुद को और रिद्धि को संभाल लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रिद्धि पर पड़ती है वो हैरान रह जाता है। वहीं रिद्धि की आंखें भी हैरानी से फटी रह जाती हैं और फिर उन दोनों की आंखों में नमी आ जाती है। रिद्धि मन ही मन सोचती है, आखिर आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मैं जितना सबसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ उतने ही सब लोग मेरे करीब आ रहे हैं। ईशान रिद्धि के मुंह में बस इतना ही निकलता है और ईशान अपनी आवाज़ में बस इतना ही कह पाता है, भाभी माँ। बाकी का स्टाफ भी उन दोनों को देखने लगता है। तो रिद्धि अपनी होश में आती है और ईशान का हाथ पकड़कर सीधा अपने कैबिन में लेकर चली जाती है और एक गहरी सांस लेती है। अब रिद्धि ईशान के सामने खड़ी थी और ईशान तो अभी भी रिद्धि को देखे जा रहा था, जैसे खुद को विश्वास दिला रहा हो कि उसके सामने सच में रिद्धि खड़ी है। रिद्धि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में पड़ी हुई एक चेयर पर बिठाती है और फिर अपने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उसके सामने करते हुए कहती है, लो पी लो ईशान। फिर एक गिलास उठाकर अपने मुंह से लगा लेती है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है। ईशान रिद्धि के हाथ से वो पानी का गिलास लेता है और एक ही सांस में पी लेता है। कुछ देर तक दोनों के बीच यूं ही खामोशी पसरी रहती है। खुद को संभाल कर ईशान कहता है, आपको अभी भी मैं याद हूँ भाभी? ये सुनते ही रिद्धि के आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं और वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है और उन्हें पूछते हुए कहती है, याद उन्हें किया जाता है ईशान जिसे हम कभी भूले हों। जिस पर ईशान रोते हुए कहता है, जब आपको हमारी इतनी याद आती है तो आप वापस क्यों नहीं चली आती हैं? जिस पर रिद्धि ईशान की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ईशान फिर बोलता है,
चुप रहने से कुछ नहीं होता है भाभी। 6 साल हो गए हैं, पूरे 6 साल आपको हमसे दूर हुए। आपने तो हम सबसे कहा था कि आप सिर्फ खुद को संभालने के लिए, खुद को एक पहचान दिलाने के लिए, खुद को वक्त देने के लिए हम सबसे दूर जाना चाहती हैं। आपने कहा था कि आप वापस लौटेंगी, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आई? और तो और आपने हमसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। आप तो मुझे और नेहा को अपना कहती थी ना, फिर आपने हम दोनों को इतना पराया कर दिया। रिद्धि बोलती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? इस पर ईशान बोलता है, आप हमसे चाहे कितनी भी मर्जी छुप ले भाभी, लेकिन कुछ नहीं छुपा है। भाई आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि आप इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, और ये भी कि आप ही ने दादाजी का ऑपरेशन किया है। रिद्धि ईशान की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर कहती, इसका मतलब उसे मेरे बारे में सब पता है? जिस पर ईशान बोलता है, हाँ, और अब आप वापस लौट आइए। जिस पर रिद्धि अपनी सीट से खड़ी होती हुई बोलती है, नहीं ईशान, अब ये मुमकिन नहीं है। ईशान बोलता है, भाभी, हमने देखा है 6 सालों में उन्होंने कितना पश्चाताप किया है। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उनका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो आज भी खुद को माफ़ नहीं कर पाई हैं। आज तक उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस आपका इंतज़ार कर रही हैं कि शायद किस्मत उन पर मेहरबान हो और आप उन्हें कहीं किसी मोड़ पर भी मिल जाए, ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सके। जिस पर रिद्धि अपना मुंह फेरते हुए कहती है, ईशान, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस पर ईशान बोलता है, भाभी प्लीज़, एक बार आप वापस चली आइए। आपको पता नहीं है कि वो अंदर ही अंदर कितने घुटती हैं। उन्हें इस घुटन से निकाल लीजिए। जिस पर रिद्धि गुस्से से कहती है, अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है ईशान। गुस्सा और सब भला कभी किसी के लिए सही साबित हुआ है जो हमारे लिए होता? उसके गुस्से का परिणाम सिर्फ उसने नहीं भुगता ईशान, बल्कि मैंने भी भुगता है। जिस पर ईशान कहता है, मानता हूँ भाभी कि आप नाराज हैं, लेकिन वो आपसे प्यार भी तो करती हैं और आप भी तो करती हैं। रिद्धि बोलती है, गलत कह रहे हो ईशान, मैं आर्य से प्यार नहीं करती हूँ, ना ही करती थी। जिस पर ईशान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये सच है भाभी, तो आप मेरी आंखों में देखकर जवाब दीजिए। प्यार तो आज भी आप उनसे करती हैं और कल भी करती थी। उस वक्त आपकी नाराज़गी आपके प्यार पर ज़्यादा हावी हो गई थी, लेकिन अब उस नाराज़गी को दूर करके उस प्यार को वापस लाइए जो इतने सालों से आप अपने दिल में छुपाई हुई हैं। यहाँ रिद्धि खुद को पिघलने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ईशान की बातों का उस पर असर हो रहा था। अब उसे अफसोस होने लगा था कि आखिर उसने इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया ही क्यों। वो ईशान से कुछ नहीं बोलती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। ईशान बोलता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा आपसे, बस उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए भाभी। उनकी खुशियाँ उन्हें वापस दे दीजिए। इतना तो हक है ना मेरा कि मैं आपसे अपने भाई की ज़िंदगी मांग सकूं। इधर रिद्धि की आंखों में एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं और वो आकर उसके गले लग जाती है और कहती है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। ईशान भी ये समझ जाता है कि वो आर्य के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, तो वो भी वक्त पर सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर समझता है और रिद्धि को खुद से दूर करके मुस्कुराते हुए कहता है, समझदार तो मैं शुरू से ही था, बस किसी ने मुझे उस लायक नहीं समझा। ये सुनकर रिद्धि भी स्माइल करती है और अपनी चेयर पर बैठते हुए उसे बैठने का इशारा करती है और उससे पूछती है, ये बताओ नेहा कैसी है और तुम्हारी बेटी कैसी है? जिस पर ईशान हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, लेकिन आपको कैसे पता? जिस पर रिद्धि स्माइल करते हुए कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि मायरा सिर्फ नेहा की नहीं बल्कि मेरी भी दोस्त है, और उस वक्त मायरा इंडिया में ही थी।
मुझे उससे तुम्हारी सारी खबर मिलती रहती थी। जिस पर ईशान भी मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब आपने हमारे पीछे अपने जासूस छोड़े थे? जिस पर रिद्धि हंसते हुए कहती है, ऐसा ही समझ लो। और ये बताओ कि क्या नाम रखा है उसका? अब तो वो बड़ी हो गई होगी ना? इस पर ईशान कहता है, इंडिया में सब कुछ ठीक है, नेहा भी और आपकी भतीजी भी। और उसका नाम हमने शिवानी रखा है और प्यार से उसे सीवी कहते हैं। लेकिन आप वापस आ जाइए। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती, लेकिन फिर भी एक बार तो कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी आपका साथ दिया है और आज भी आपके साथ दूंगा। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, क्योंकि सब कुछ अब आपकी यादों में है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।